हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 5 ऑफ अ डीटी अमेंडमेंट सेशन फॉर सीएमए फाइनल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर जुलाई 21 एंड द दिसंबर 21 एग्जामिनेशन। सो जैसा कि इनिशियल 4 सेशन में हमने जो की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ऐसे तो सारे अमेंडमेंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं और इस बार डीटी में जो अमेंडमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं विद अवर न्यू अमेंडमेंट और एक नया कॉन्सेप्ट जो पूरा यहाँ पे दे रखा है। चैप्टर नंबर 17, द टैक्सेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स। ओके, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी कम अमेंडमेंट्स हैं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सो अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सो अभी से समझ लीजिएगा इसको। सो टैक्सेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स। ओके, सो क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज होगी इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स। ओके, उसको हम डिस्कस करते हैं नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बिजनेस ट्रस्ट होता है, ठीक है, वो किस तरह से मतलब वर्क करता है। ठीक है, सो बिजनेस ट्रस्ट में स्पेसिफिकली दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं। एक होता है रीट, इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक सेकंड होता है कॉल्ड इनविट। ठीक है, एक होता है रीट और दूसरा कौन सा होता है, इनविट। सो अभी इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका इन्वेस्टमेंट किस में करने का होता है, तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाएंगे। इनविट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। ठीक है, सो अभी होता क्या है कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एक स्मॉल एग्जांपल से, लाइक आपने सबका नाम तो सुना होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड है, ये सब कुछ नाम तो आपने सुने ही होंगे। सो ये मान लो कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। ठीक है, सो अभी मैं डायरेक्टली जाके किसी का स्टॉक क्या करूँगा, एक्वायर करूँगा। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इक्विटी, तो उसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि ये शेयर का प्राइस क्या हो गया, कभी गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट कॉल्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड इस स्टॉक के अंदर क्या करेगा, पैसा लगाएगा। ठीक है, और बाद में जो भी स्टॉक में से जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो म्यूचुअल फंड आगे किसको पास ऑन कर देगा, तो जो भी नॉर्मल पर्सन है, मतलब इसको हम नाम दे देते हैं यूनिट होल्डर, उसको ये इनकम क्या करेगा, पास ऑन करेगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत डिटेल होता है लेकिन सिर्फ अभी समझने के लिए इतना ध्यान रखो कि म्यूचुअल फंड जिस तरह से वर्क करता है उसी तरह से बिजनेस ट्रस्ट भी वर्क करता है। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस में इन्वेस्टमेंट करने का होता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं होता। वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, तो किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का, या तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कि लाइक हाईवे प्रोजेक्ट हो गया या एयरपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते। ओके, सो नाउ अभी हम समझते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रीट का, ठीक है, इनविट का भी मैं बताता हूँ। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें पूरा टैक्सेशन मैकेनिज्म किस तरह से चलेगा वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता क्या है और उसका किस तरह से मॉडल वर्क करता है। तो इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, वो तो या तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट होंगे उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, लाइक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक्वायर कर लिया, उसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स होंगे तो वो एक्वायर कर लिया। या तो फिर वो लोग पैसा लगाते हैं, किसके थ्रू लगाएंगे, तो थ्रू एसपीवी। ठीक है, एसपीवी का मतलब क्या, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। मतलब आपको ऐसा है कि लाइक हमें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, अलॉन्ग विद दैट हम ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो रियल एस्टेट के अंदर है, तो उस कंपनी के अंदर हमने पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो हम एसपीवी के थ्रू क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो पहला आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप किसके रूट से जा सकते हो, एसपीवी के रूट से जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा,
अगर REIT को SPV के थ्रू जाना है तो उसके लिए आपको ये जो SPV है उसके क्या अक्वायर करने पड़ेंगे, तो शेयर्स अक्वायर करने पड़ेंगे। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या अक्वायर करना पड़ेगा, तो आपको अक्वायर करना पड़ेगा कंट्रोल, ठीक है। तो वो कंट्रोल आप क्या करोगे, अक्वायर करोगे, क्लियर। तो अभी होगा क्या, ध्यान से सुनना। तो ये जो SPV होंगे, तो SPV के अंदर हमें कंट्रोल क्या करना है, अक्वायर करना है। तो वो कंट्रोल हम कैसे अक्वायर कर सकते हैं, तो शेयर्स के ज़रिए हम अक्वायर कर सकते हैं। तो सर इस केस में ये जो SPV होगा उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, ध्यान से समझना, SPVs एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, उसका क्या, तो SPV को पैसा देना है, ठीक है। मतलब SPV को तो पैसा देना नहीं है, सॉरी, आपको पैसा किसको देना है, तो जो SPV के शेयर होल्डर्स है उनको देना है। तो जो SPV के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या करना पड़ेगा, तो अभी क्या है कि आप कंट्रोल अक्वायर कर रहे हो, तो रीट क्या कर रहा है, किसी SPV का कंट्रोल अक्वायर कर रहा है। तो अभी रीट क्या ऑफर करेगा, तो SPV के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको रीट क्या ऑफर करेगा, तो उसको रीट ऑफर करेगा कि काम करो, एक काम करिए, आप हमारे क्या ले लो, यूनिट्स ले लो, यूनिट्स ऑफ रीट, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ क्या, तो इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। क्यों, क्योंकि अभी हमें SPV का क्या चाहिए, कंट्रोल चाहिए। तो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको हम क्या दे देंगे, तो ये जो रीट हो गए उसके यूनिट्स दे देंगे, किसके बदले में, तो ये जो शेयर्स होंगे उनके बदले में। सो आपने सेक्शन 47 पढ़ा होगा कैपिटल गेन के अंदर, तो 47 के अंदर सेक्शन 47 में दे रखा है कि कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा, इस तरह का एक्सचेंज होगा। तो बट इस केस में अगर SPV के यूनिट होल्डर को, ध्यान से समझना, सॉरी, SPV के शेयर होल्डर को, SPV के शेयर होल्डर को क्या ऑफर किया गया है दोस्तों, उसको ऑफर किया गया है रीट के यूनिट्स, देन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, देन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। इस केस में एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो इस केस में जो शेयर होल्डर होंगे उनको कोई टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हावेवर इस केस में सेक्शन 49 एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। मतलब मान लो कि जो शेयर होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर थे उनके पास अभी क्या है, तो यूनिट्स है ऑफ REIT। तो अगर वो यूनिट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ध्यान से समझना, अगर वो यूनिट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में तो क्या लगेगा दोस्तों, कैपिटल गेन लगेगा ना। बट उसमें आपको कॉस्ट किसका लेना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो प्रीवियस ओनर का क्या कॉस्ट आएगा, तो इस केस में कैपिटल गेन काउंट करने के टाइम पे आपको कॉस्ट किसकी लेनी है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स, नॉट यूनिट्स। क्यों, क्योंकि पहले तो हमने आपसे टैक्स लिया ही नहीं, ठीक है। सो क्या समझे इसके अंदर कि जो रीट है वो पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करेगी, तो या तो वो डायरेक्टली पैसा क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, या तो फिर उस केस में वो SPV के अंदर पैसा डाल देंगे। पर SPV के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो लोग उस कंपनी का कंट्रोल लेंगे। तो कंट्रोल लेने के लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका क्या, तो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे ना दोस्तों, उनको हमें जो रीट है उसके यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, इश्यू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने उनको ये यूनिट्स क्या कर दिए, इश्यू कर दिए। लेकिन वो जो शेयर होल्डर है, क्या उनके हाथ में कोई टैक्स आएगा, तो उनके हाथ में कोई टैक्स नहीं आएगा। हाँ, अगर वो यूनिट्स को बाद में फ्यूचर में बेच देंगे तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो हमने बात किया। अभी तक मैंने कहीं पे भी टैक्सेशन मॉडल आपको नहीं समझाया, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि उनका मॉडल किस तरह से वर्क करता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उनका टैक्स मॉडल किस तरह से वर्क करता है। तो ये तो पैसे लगाने की बात की, लेकिन ये जो रीट है वो पैसा लाएगा कहाँ से, ठीक है। सो वो पैसा कहाँ से ला सकता है, तो वो पैसा लाएगा, पहला जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो ये रीट के यूनिट्स होते हैं, ये लिस्टेड भी होते हैं, ठीक है। अभी अनलिस्टेड भी है, अमेंडमेंट ये हो गया है। तो क्या है कि पहले सिर्फ लिस्टेड रीट को ही बेनिफिट मिलता था, अभी अनलिस्टेड यूनिट्स को भी क्या, मतलब अनलिस्टेड रीट्स होंगी उनको भी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कुछ रीट ऐसे होते हैं कि हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स इतने सारे हैं कि वो लोग ही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, हमें कहीं लिस्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक रीट जो था वो लिस्टेड हुआ एम्बेसी करके, ठीक है।
सो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो लोग यूनिट्स मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। मतलब जब पहली बार जब उन्होंने लिस्टिंग करवाया होगा उस टाइम पे पब्लिक से पैसा लिया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम पब्लिक, जिसको हम नाम दे देते हैं कि ये कौन है, तो ये लोग हैं यूनिट होल्डर, ठीक है। तो यूनिट होल्डर से पैसा लिया, ये उनके पास पैसा आया। तो ये मैं बात कर देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है क्या, ये है सोर्सेस और ये है एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा उनके पास कहाँ से पैसा आएगा, दूसरा उनके पास आएगा पैसा कि वो लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है। सो वो लोग बोरोइंग कर सकते हैं, अमाउंट क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। रेसिडेंट मतलब इंटरनल बोरोइंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल बोरोइंग भी हो सकता है, ठीक है। सो इंटरनल मतलब इंडिया से ही किया, या तो एक्सटर्नल वे में भी आपने बोरोइंग किया हो सकता है। तो ये उनका इनकम मॉडल होता है कि वो लोग पैसा लेंगे पब्लिक से, ठीक है, एंड देन अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोरोइंग करेंगे, ठीक है, एंड देन बाद में पैसा किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो एसपीवी के अंदर करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोजेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रीट का मॉडल क्या होता है, वर्क होता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया। अभी अभी टैक्सेशन मॉडल इसमें क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ जो रीट है उसका समझते हैं, यूनिट होल्डर का हम बाद में समझेंगे। यूनिट होल्डर मतलब कौन, तो ये जो पब्लिक ने पैसा दिया है, इवन ये जो बोरोइंग किया है तो वो जिसने अमाउंट दिया होगा रीट को उसके हाथ में भी क्या होगा, तो वो भी हम समझते हैं, ठीक है। तो रीट का कहाँ कहाँ से इनकम हो सकता है, तो रीट का इनकम होगा तो अगर वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो मतलब वो कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है और वो प्रॉपर्टी को वो लेट आउट करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको दो टाइप की इनकम होगी। पहला उनको हो सकती है रेंटल इनकम। कौन सी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम। दूसरी उनके पास कौन सी इनकम हो सकती है, तो दूसरी उनके पास हो सकती है कैपिटल गेन इनकम। क्यों, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने परचेस की होगी हो सकता है कि वो उसको बेच दे, ठीक है। ये उनकी एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट में से इनकम होगी, ठीक है। तो पहला कौन सा इनकम होगा, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम। रेंटल मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी को भाड़े चढ़ा है तो उसमें से रेंटल इनकम होगा, ठीक है, रेंट पे दिया है, लेट आउट किया हुआ है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोजेक्ट की हमने बात की। अभी दूसरा किसके थ्रू, थ्रू एसपीवी। तो एसपीवी के थ्रू उनको इनकम जनरेट होगा। तो एसपीवी के थ्रू किस तरह से इनकम जनरेट हो सकता है, तो उन्होंने एसपीवी के शेयर्स ले लिए तो उनको क्या मिल सकता है, तो डिविडेंड मिल सकता है, तो डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, तो सेकंड उनको होगा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी। मतलब जो रीट है उसने एसपीवी को लोन भी दिया हुआ है, एक तो इक्विटी भी दिया हुआ है, मतलब इक्विटी कंट्रोल भी लिया हुआ है, एज वेल एज उन्होंने लोन भी दिया हुआ है। वो मैंने यहाँ पे ऊपर नहीं बताया क्योंकि ये तो सिर्फ मॉडल समझाने के लिए था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरईआईटी ने एसपीवी को क्या दिया हो, तो लोन दिया हो, तो लोन दिया होगा तो उससे क्या मिलेगा, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनकी कुछ इनकम हो सकती है। तो एक रेंटल इनकम मैंने बताई, कैपिटल गेन इनकम बताई। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। यहाँ पे डिविडेंड इनकम मिला, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, एसपीवी, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा ना। अभी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना है। ये जो रीट होता है उसके पास ये जो इनकम आया, मतलब एक उसके पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट से आया, यहाँ से पैसा आया। दूसरा कहाँ से आया, तो थ्रू एसपीवी के थ्रू आया, ठीक है। ये दो जगह से उसके पास पैसा आया, ठीक है। थ्रू एसपीवी आया एंड एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट से आया। तो ये सारी जो इनकम होती है वो रीट को क्या करनी होती है, पास ऑन करनी होती है। किसको पास ऑन करनी होती है, तो पास ऑन करनी होती है यूनिट होल्डर को। क्या करना होता है, यूनिट होल्डर को पास ऑन करना होता है, ठीक है। तो एक टैक्सेशन सिस्टम है, उसके अंदर लिखा हुआ है पास थ्रू टैक्स। पास थ्रू टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी इनकम रीट के पास आई है, जो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है टू किसको, तो टू यूनिट होल्डर्स को।
क्योंकि अल्टीमेटली रीट क्या करेगा, तो यूनिट होल्डर्स को क्या करेगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी रीट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोग 1000 करोड़ 500 करोड़ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो बीइंग एज ए इंडिविजुअल मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं डायरेक्टली जाके 500 करोड़ डालूं, क्योंकि मेरे पास होंगे ही नहीं। समझ में आ गया? तो मेरे पास 5 करोड़ पड़े, किसी और के पास 5 करोड़ पड़े, किसी और के पास 5 है, किसी और के पास 5 है, तो इस तरह से जो भी लोग मिलके होंगे वो रियल एस्टेट ट्रस्ट के यूनिट्स को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि 4 साल 5 साल के बाद ये जो प्रॉपर्टी 500 करोड़ का है वो हो सकता है 750 करोड़ का हो जाए। तो मैं 500 करोड़ तो कहाँ से लाऊं? तो अभी उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि एक काम करिए, 500 करोड़ आपके पास अकेले के पास नहीं है, तो 500 करोड़ वाले जो लोग हैं उसके लिए 5 करोड़ वाले 100 लोग ढूंढ लो। ठीक है, तो 5 करोड़ वाले 100 लोग ढूंढ लिए, तो मेरे जो 5 करोड़ होंगे उसके तो 7.5 करोड़ हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वो जो इफेक्टिव रिटर्न था वो तो सेम ही रहेगा मेरे लिए, तो जो क्वांटम ऑफ कैपिटल मेरे पास था उतना मुझे क्या मिल गया, रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। तो इस केस में जो रीट है वो एक सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा बोल सकते हैं एक ट्रस्ट है जो अपने यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, अपने पास होल्ड कर रहा है। तो जो भी बेनिफिट उसको एसपीवी की तरफ से आता है या डायरेक्टली उसके प्रोजेक्ट के थ्रू रेंटल इनकम कैपिटल गेन इनकम की तरफ से आता है, वो सारा इनकम जो है वो पास करना है, किसको पास करना है, तो यूनिट होल्डर को। ठीक है, हावेवर ये आप इनकम को पास ऑन करोगे तो उसमें इनकम टैक्स वालों ने बोला कि इसके ऊपर हम पास थ्रू टैक्स लगाएंगे। तो पास थ्रू टैक्स मतलब क्या? तो उन्होंने बताया कि जो आरईआईटी को जो भी इनकम होगा जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देखो रेंटल इनकम, ध्यान से सुनिएगा, रेंटल इनकम, ठीक है, देन डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी, अमेंडमेंट इसमें हुआ है। ठीक है, देन इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, ठीक है ना, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी। हाँ, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है जो ये आरईआईटी को मिला है, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है, जो ये वाला नहीं है। ठीक है, आरईआईटी को आपने बोरिंग दिया वो वाला नहीं है। ठीक है, ये जो पैसा आरईआईटी ने किसको दिया होगा, तो एसपीवी को लोन पे दिया होगा, इसलिए मैंने लिखा इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी। तो ये सारी इनकम आपको क्या करनी है, मतलब ऐसे तो सारी इनकम पास ऑन करनी है। सो ये सारी इनकम जब पास ऑन होगा, अदर देन कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, ये सारी इनकम जो होगी वो रीट के हाथ में क्या होगा, रीट के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन यूनिट होल्डर जो होगा, ठीक है, यूनिट होल्डर होगा उसके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, मतलब टैक्स लग रहा है बट कौन पे करेगा टैक्स, रीट नहीं पे करेगा, कौन टैक्स पे करेगा, यूनिट होल्डर उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। इन द सेम मैनर एंड अंडर सेम हेड, अंडर विच हेड, अंडर सेम हेड। ठीक है, जिस हेड में वो टैक्सेबल हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि लाइक ये डिविडेंड इनकम है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी है तो अभी वो देखना पड़ेगा कि उसके लिए बिजनेस है या फिर उसके लिए भी अदर सोर्सेज, तो हेड और वो सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, उसके ऊपर टैक्स रीट नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा, तो जो यूनिट होल्डर होगा वो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये जो अदर देन कैपिटल गेन की बात की, तो इन केस ऑफ कैपिटल गेन, तो इन केस ऑफ अगर हम बात करें कैपिटल गेन, तो अगर कैपिटल गेन होगा तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रीट उसके ऊपर टैक्स पे करेगा एट द रेट एप्लीकेबल टू देम। ठीक है, तो अगर टैक्स रेट जो आपको भी पता है कैपिटल गेन के अंदर, और इनके हाथ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन फिर अगर यूनिट होल्डर में देंगे तो वो थोड़ा टेक्निकली थोड़ा कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगा, और ऐसे भी यूनिट होल्डर के पास जो यूनिट है किसकी, यूनिट ऑफ रीट, तो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपको भी पता है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इज ऑल्सो कैपिटल असेट। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी एक कैपिटल असेट तो थी ही उसके पास। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या होगा, तो रीट के हाथ में टैक्सेबल होगा ना। अभी ध्यान से समझिएगा, टैक्स रेट्स इन केस ऑफ रीट,
और इन केस ऑफ अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रस्ट तो कितना रहेगा? तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ कैपिटल गेन इनकम ही टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो अगर कैपिटल गेन होगा तो या तो 10% लगेगा या 20% लगेगा या फिर 15% लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल असेट जो आपने ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो 10, 20 एंड 15% लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर इनकम, अगर उनके पास कोई होती है, ठीक है, अदर इनकम अगर होगा तो अदर इनकम MMR से क्या होगा? टैक्सेबल होगा। किससे टैक्सेबल होगा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। नाउ मैक्सिमम मार्जिनल रेट का क्या मतलब होता है? तो बेसिक टैक्स रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट में हमें लेना होता है 30%। फिर हाईएस्ट सरचार्ज का रेट लेना है। तो जो हाईएस्ट सरचार्ज का रेट है वो कितना है? तो 37% ऑफ टैक्स। तो आपको 30% का 37% करना है, ठीक है। सो करते हैं सब लोग। सो 30 का 37% आप करोगे तो 11.1% आएगा। सो टैक्स एंड सरचार्ज ये कितना होगा? तो ये होगा 41.1%। इसका भी आपको कितना परसेंटेज करना है? 4% करना है। 4% सहज आप ऐड करोगे, ओके। सो $41.1, 4% वो आ गया 1.644%। इन दोनों का हमें टोटल करना है 41.1। सो ये आ गया 42.744, ठीक है। ये MMR का क्या होगा? रेट होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 10%, 20% एंड 15% आपको ध्यान रखना है। सो मैं बता देता हूँ 10% आपको भी पता है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हों तो 10% लगता है। 20 अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये भी कौन सा है? ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, बट ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का है। ये 15% है, ये भी लिस्टेड कंपनी का ही है, ओके। बट ये कौन सा है? तो ये STCG है, ओके। तो जो अदर STCG होगा ना, अदर STCG वो MMR के रेट से जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। सो इस तरह से उनका मैकेनिज्म वर्क करेगा ना। अभी अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन और वो जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है, आपने सेक्शन 115 BAA का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसके अंदर 22% कंसेशनल रेट ऑप्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, इफ SPV ऑप्ट फॉर 22%, बिजनेस ट्रस्ट नहीं है, इफ SPV ऑप्ट फॉर 22%, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो SPV ने जो भी डिविडेंड दिया होगा, किसको डिविडेंड दिया होगा? डिविडेंड दिया होगा, किसको दिया होगा? तो टू बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ रीट या इनविट, ठीक है, उसको डिविडेंड दिया होगा। सिर्फ बात डिविडेंड की चल रही है। और रीट और इनविट ने आगे यही डिविडेंड किसको पास ऑन कर दिया होगा? तो यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया होगा। तो ये डिविडेंड आगे उन्होंने पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी इस केस में होगा क्या? अभी SPV जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो अभी तो कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं, तो नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट ऑल, ओके। तो इस केस में REIT के हाथ में तो डिविडेंड वैसे भी क्या हो रहा है? एग्जेम्प्ट हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया। लेकिन REIT जब भी यूनिट होल्डर को डिविडेंड क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उस केस में ये डिविडेंड जो होगा, ये डिविडेंड क्या होगा? टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कंपनी ने, मतलब इफ SPV ऑप्ट फॉर, ध्यान से समझना, इसका क्वेश्चन 110% आएगा एग्जाम में, इफ SPV ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAA, ठीक है। लेकिन अगर SPV ऑप्ट करती है एज पर द नॉर्मल रेट मतलब 30% वाला रेट, ठीक है, तो इस केस में ये जो डिविडेंड होगा ये एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ
यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। इफ SPV डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115BAA, ठीक है। सो ये अमेंडमेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिविडेंड REIT मतलब जो रीट है उसके हाथ में तो एग्जेम्प्ट होगा, बट रीट अगर इसको आगे पास ऑन करेगी तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में तभी टैक्सेबल होगा जब SPV ने सेक्शन 115BAA का क्या लिया हुआ है, बेनिफिट लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि BAA में तो ऑलरेडी रेट कंसेशनल रेट है, तो उस केस में उन्होंने कहा कि जो डिविडेंड है वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। बट अगर नॉर्मल रेट से जा रहा है तो इफेक्टिवली जो टैक्स रेट है वो 35% के आसपास होता है, बेसिक प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस अगर हम ऐड करते हैं तो उन्होंने यही कहा कि अगर हम कंसेशनल रेट आपको दे रहे हैं तो टैक्सेबल करेंगे डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, लेकिन अगर हम नॉर्मल रेट आपसे चार्ज कर रहे हैं तो फिर वो डिविडेंड क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। अभी आगे देखो, ये जो रीट और इनविट जो भी है, ठीक है, इनके ऊपर TDS के ऑब्लिगेशंस भी होते हैं दोस्तों। क्या होंगे, TDS ऑब्लिगेशन भी होंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये पैसा किसके पास से किसके पास जा रहा है, ठीक है, वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम नाम रख देते हैं रीट एंड इनविट, ठीक है। एंड यहाँ पे पैसा किसके पास जा रहा है, तो ये जा रहा है यूनिट होल्डर के पास, ओके। और यहाँ से पैसा आया, मान लो कहाँ से आया, SPV से, या तो फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी से आया, डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मान लीजिए SPV ने ये रीट को क्या डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब डिविडेंड पे किया, तो इनके ऊपर कोई TDS का कंप्लाइंस नहीं है, नो TDS कंप्लाइंस, ठीक है। इवन डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी से अगर रेंटल इनकम भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रेंटल इनकम, तो भी कोई TDS नहीं लगेगा, नो TDS। तो यहाँ पे जो मान लो रीट ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो यहाँ पे जो टेनेंट होगा ना, वो टेनेंट जब रेंटल इनकम पे करेगा, किसको पे करेगा, रीट को, तो उस केस में नो सेक्शन 194I, आपको पता है 194I में 2,40,000 से ज़्यादा होता है तो TDS हमें डिडक्ट करना होता है। तो इस केस में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करना है जब पेमेंट किसको होता है, रीट को होता है, ठीक है ना। लेकिन आगे जब रीट क्या करती है, इस इनकम को पास ऑन करती है, ठीक है ना। तो इस इनकम को पास ऑन करती है किसको, यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया, तो उस केस में सेक्शन 194LBA उसके अंदर TDS क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। क्या करना होगा, उस केस में TDS आपको डिडक्ट करना होगा। तो इस केस में 194LBA में ट्रस्ट किसका किसका पेमेंट करती है, तो आपको भी पता है कि टैक्सेबल रिसिपिएंट यूनिट होल्डर के पास तो कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, तो उसके पास कौन सी इनकम होगी, तो एक उनके पास हो सकता है डिविडेंड इनकम, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि ये डिविडेंड अगर SPV से आया होगा और 115BAA ऑप्ट किया होगा तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट, ठीक है। ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पेपर टफ निकला तो ये कॉर्नरिंग होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू नॉन अवेलमेंट ऑफ सेक्शन 115BAA, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसको मिलता है इंटरेस्ट इनकम और दूसरा उनके पास होता है रेंटल इनकम। ये तीनों इनकम पे सेक्शन 194LBA के अंदर 10% TDS डिडक्ट करना है इन केस ऑफ रेसिडेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इन केस ऑफ रेसिडेंट, हावेवर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर हम करते हैं तो नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होगा, तो नॉन रेसिडेंट के केस में उनको TDS डिडक्ट करना है 5% ऑन इंटरेस्ट इनकम, ओके, 5% करेंगे एंड 10% इन केस ऑफ विच इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है। एंड सच इनकम, ध्यान से सुनना दोस्तों, सच इनकम टैक्सेबल, ये मैंने आपको NRI में भी बताया था, नॉन रेसिडेंट वाले में, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सुन लीजिएगा, सेक्शन 115A, तो जो इंटरेस्ट होगा वो 5% से होगा, इसलिए TDS का रेट भी यहाँ पे 5% ही रखा हुआ है।
एंड जो भी डिविडेंड इनकम होगा वो होगा 20%, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो 194 LBA के अंदर TDS डिडक्ट करेगा। कौन डिडक्ट करेगा? तो रीट डिडक्ट करेगा, SPV नहीं करेगा। और दूसरा एक सेक्शन और, तो देखिए अभी सेक्शन 194A, तो ये जो, ध्यान से सुनना, ये रीट और इनविट होगा, ये कहीं और से तो पैसा लाएगा ना, तो उसके सोर्सेस क्या होते हैं? तो अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो इसके सोर्सेस दो जगह से होते हैं। एक तो उसको पैसा मिला यूनिट होल्डर से और दूसरा मिला फ्रॉम बोरोइंग, ठीक है। तो अगर उनको बोरोइंग से मिला होगा तो यूनिट होल्डर या बोरोइंग से, तो इस केस में अगर उन्होंने अमाउंट बोरो किया हुआ है तो सेक्शन 194A में हमें TDS क्या करना है? डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 7.5%, ठीक है। ऐसे 10% है पर कोविड की वजह से 7.5% है। हावेवर अगर ये बोरोइंग कहाँ से होगा, ध्यान से समझना, ये बोरोइंग आपने कहाँ से किया था? इंटरनल बोरोइंग, ठीक है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना। बट ये बोरोइंग अगर एक्सटर्नल बोरोइंग होगा अंडर द स्कीम फ्रेम बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो उस केस में TDS का रेट कितना होगा? तो 5%। समझ में आ गया, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा टैक्सेशन मॉडल कि किस तरह से आपको डील करना है, कौन सी इनकम किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। अमेंडमेंट मैंने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी कहीं घुमा फिरा के वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ अभी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 पे दे रखा है आपको टैक्सेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर्स, ओके। तो पहले हमने बिजनेस ट्रस्ट का देख लिया, फिर हमने यूनिट होल्डर्स का देख लिया, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर द SEBI, मतलब इसको कहा जाता है इनविट रेगुलेशन, एंड द रियल एस्टेट REIT अंडर 2014 एंड द यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड। अभी ये जो वर्ड है ये भी मैंने बताया कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड REIT और लिस्टेड इनविट को मिलता था, बट बाद में उन्होंने 2020 में अमेंडमेंट ये किया कि चाहे अभी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ठीक है, दोनों का इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब वो जो टैक्सेशन सिस्टम हमने डिस्कस की उन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना। Prior to Finance Act 2020, the preferential regime for the taxation of business trust and unit holder was available only if the unit of business trust were listed on a stock exchange. As per the Finance Act 2020, the preferential regime shall also be applicable if the units are unlisted. Okay. आगे बढ़ो। Now, मैंने आपको बताया कि SPV की तरफ से जो भी इनकम आती है या डायरेक्टली प्रोजेक्ट में से जो रेंटल इनकम आती है, कैपिटल गेन इनकम नहीं, तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट में से जो रेंटल इनकम आती है वो सारी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम REIT के हाथ में और इनविट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। अभी इनविट में तो कैसा होता है कि आप डायरेक्टली जाके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, मतलब डायरेक्टली जाके ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे और जिसने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, ठीक है। तो इनविट का क्या होता है कि इनविट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। REIT का क्या होता है, वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो इसमें लिखा है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। तो एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ अ इंटरेस्ट फ्रॉम अ स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड डिविडेंड फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, टैक्स। एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना। For the purpose of this clause, expression of special purpose vehicle means an Indian company in which the business trust holding a controlling interest, controlling मतलब 50% से ज़्यादा। Section 10 clause 23 FCA, तो यहाँ पे हमने बात किया ये SPV का, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, अभी देखो इनविट होता है ना, इनविट, वो लोगों ने पैसा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिया किसका, SPV का। तो मान लो कि कोई हाईवे कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट बना रही है, तो हाईवे प्रोजेक्ट बना रही है तो उसके अंदर मैंने डायरेक्टली जाके पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो उसमें से जो भी मुझे डिविडेंड इनकम मिलेगा वो मुझे क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। रेंटल इनकम तो किसको मिलेगा, तो रेंटल इनकम तो अल्टीमेटली किसको मिलेगा, तो रेंटल इनकम तो कंपनी को मिलेगा, ठीक है। तो जो मान लो वो SPV ने रेंट पे दे रखा है तो वो रेंटल इनकम होगा, या SPV उसमें से टोल टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो सारी इनकम SPV की ही होगी, हमारी कुछ इनकम नहीं होगी। तो इसमें लिखा है
पर अगर रीट होगा तो रीट ने तो क्या किया, इनविट ने डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है, इनविट ने किसके थ्रू इन्वेस्ट किया है, एसपीवी के थ्रू। हाउएवर रीट ने क्या किया है, एसपीवी के थ्रू भी इन्वेस्ट किया है एज वेल एज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। तो उस केस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होंगे उनके पास, उसकी तरफ से उनको रेंटल इनकम मिल रहा होगा, तो वो रेंटल इनकम का क्या, तो वो यहाँ पे दिया है सेक्शन 10 क्लॉज 23 FC है। आपको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में डाला होगा तो या तो उनको रेंटल इनकम होगा, या तो वो असेट को बेच देंगे तो उसमें से उनको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। सो यहाँ पे लिखा है एग्जम्पशन ऑफ अ रेंटल इनकम ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, any income of a business trust being a real estate investment trust by way of renting or leasing or letting out any real estate asset owned directly by such business trust shall be exempt from tax। तो इसमें लिखा है रेंटल इनकम फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो अगर इनविट को रेंटल इनकम मिला है तो लिखा है ना रेंटल इनकम ऑफ इनविट इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो इफ इनविट को अगर रेंटल इनकम मिल रहा होगा तो वो इनविट के हाथ में टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। तो इनविट को अगर रेंटल इनकम मिल रहा है तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इनविट, ओके। क्योंकि देखो द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इनविट ने जो पैसा एसपीवी में डाला उसमें से उसको सिर्फ डिविडेंड इनकम हो सकता है, रेंटल इनकम नहीं होगा। रेंटल इनकम तो जो होगा वो किसके पास आया होगा, एसपीवी के पास, बट एसपीवी ने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। सो ध्यान रखिएगा। सेक्शन 10 क्लॉज 23 FD एग्जम्पशन ऑफ इनकम ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। तभी क्या है, ये बात कर रहे हैं हम यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर को कौन सी इनकम मिली होगी, तो यूनिट होल्डर को मिला होगा, एक तो क्या होता है कि जब भी यूनिट होल्डर को जो भी इनकम किससे मिलती है, बिजनेस ट्रस्ट से मिलती है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो उनको कौन सी इनकम मिलेगी, एक कैपिटल गेन इनकम होगा, इंटरेस्ट होगा, रेंटल होगा। रेंटल में भी रीट वाला, अगर इनविट वाला होगा तो वो ऑलरेडी इनविट के हाथ में टैक्सेबल होगा। एंड और कौन सा रहेगा, डिविडेंड इनकम। तो ये सारी इनकम ट्रस्ट के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। हाउएवर ये सारी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होती है, टैक्सेबल। लेकिन ये कैपिटल गेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट। तो एट द सेम टाइम ये कैपिटल गेन जो होगा वो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रेफर टू इन सेक्शन 115 रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट नॉट बीइंग दैट द प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज ऑफ द सेम नेचर एज इनकम इन रेफर टू इन सेक्शन 10 क्लॉज 23 FC, ओके। तो बस आप इतना ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, shall be exempt from tax। however ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने ऐड की है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। however if SPV has exercised the option under section 115BAA then the dividend from SPV shall be taxable in the hands of unit holders of the business trust if SPV has not opted for section 115BAA then the dividend from SPV shall not be taxable in the hands of unit holder, ओके। तो अगर उन्होंने 115BAA ऑप्ट किया है, मतलब कंसेशनल रेट 22% वाला अगर उन्होंने ऑप्ट किया है तो ये होगा, अगर नहीं किया है तो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट, टैक्स ऑन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर एंड बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। तो notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, any income distributed by business trust or unit holder shall be deemed to be of the same nature। क्या लिखा है, सेम नेचर। तो अगर प्रॉपर्टी इनकम होगा तो प्रॉपर्टी इनकम ही ट्रीट होगा, समझ में आया, इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। जो भी बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है टू यूनिट होल्डर, तो उसके टाइम पे वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि इतना कैपिटल गेन इनकम है, इतना ये रेंटल इनकम है, इतना डिविडेंड इनकम है, वो सब कुछ वो लोग बाइफरगेट करके देते हैं in the same proportion in the hands of the unit holder as it had been received by or accrued to the business trust, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का रेंटल इनकम हुआ है बिजनेस ट्रस्ट को, अभी आपके पास 5% यूनिट्स हैं, ठीक है, किसके, इस बिजनेस ट्रस्ट के। तो इस केस में आपके हाथ में 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, समझ में आया। तो 5 लाख रुपीज़ आपके हाथ में रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा।
अभी अगर पेपर बनाने वाला बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये 5 लाख रुपए है ना, ये रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मुझे 5 लाख रुपए का, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ, इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे वो लोग। तो 5 लाख रुपए मुझे रेंटल इनकम मिला, ठीक है, तो वो तो रेंटल इनकम हुआ ना। तो रेंटल इनकम में तो आपको भी पता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल का भी डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि द नेचर एंड द प्रपोर्शन विल रिमेन सेम। सो नेचर मतलब अगर रेंटल इनकम होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो उससे हेड के जो भी डिडक्शंस मिलते होंगे वो आपको इजीली हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111A एंड 112 एंड 112A, एंड बाकी का जो इनकम होगा वो जाएगा MMR से, ठीक है, तो ध्यान रखना। If in any previous year the distributed income or any part thereof received by unit holder from the business trust is of the nature referred to in section 10 clause 23 FC और FCA, तो यहाँ पे दिया है FCA एंड FC, ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, मतलब ये बताया उन्होंने इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम और ये रेंटल इनकम, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है उन्होंने, सॉरी ये रहा, such distributed income or part thereof shall be deemed to be the income of unit holder and आपको TDS भी क्या करना है, डिडक्ट करना है, and shall be charged to tax as a income, shall be charged to tax as a income of the previous year. However, the dividend received from SPV, तो अगर SPV normal rate तो no TDS under 194 LBA. If SPV opted for 115 BAA means कंसिस्टेंट रेट 22% ही मिला, तो गवर्नमेंट बोले लाओ टैक्स अभी यूनिट होल्डर से डिविडेंड पे टैक्स मांगो। और मांगना क्या, जब बिजनेस ट्रस्ट ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हो, सॉरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की होगी तो 194 LBA ध्यान रखना, उसमें TDS डिडक्ट हो जाएगा, ये नीचे आ ही रहा है बोला। ओके, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पेमेंट of the income distributed on behalf of the business trust to unit holders shall furnish the statement। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग क्या फर्निश करेंगे, एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, एंड द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन सच टाइम इन सच फॉर्म एंड मैनर, ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब गिविंग द डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द इनकम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये आपको नेचर ऑफ जो भी इनकम होगा उसका पूरा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि ये वाला इनकम है। ओके, 194 LBA, तो इसमें 194 LB आप A भी याद रखना, 194A ऑल्सो, ठीक है। तो 194 LB है, 194A ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें लिखा है देखिए, where any distributed income referred to in section 115 UA being the nature referred to in section 10 clause 23 FC एंड FCA, मतलब इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड रेंटल इनकम, रेंटल इनकम FCA में दिए, इज पेएबल बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर बीइंग अ रेसिडेंट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच पेमेंट टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इश्यू ऑफ चेक और ड्राफ्ट एनी द मोड विच एवर इज अर्लियर। तो उस केस में 10% डिडक्ट करना है, कोविड का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें 7.5%, ठीक है, स्टार किया हुआ है तो नीचे दिया होगा। Where any distributed income referred to in section 115 UA being the nature referred to in section 10 clause 23 FC is payable by business trust to use its unit holder being a non-resident or foreign company, the person responsible for making payment, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था 5% TDS डिडक्ट करना in case of interest and 10% in case of dividend, okay, तो ध्यान रखें। Nothing contained in 1 and 2 shall apply in case in respect of the income अगर 115 SPV ने 115 BAA ऑप्ट किया है, अगर 115 BAA ऑप्ट किया है तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो TDS डिडक्ट नहीं करना है। तो ये दोनों लाइन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार होमवर्क कर लीजिएगा दोस्तों। ये रेट मैंने आपको बताया 7.5% रहेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक क्रक्स टाइप यहाँ पे बना दे रखा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रीट का बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, इनविट का भी होगा ही, ये रहा, ठीक है, ये इनविट का है। तो रीट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, ध्यान से सुनो, कहाँ से पैसा मिलेगा।
ठीक है। सो यहाँ पे देखो यूनिट होल्डर से मिलेगा, ठीक है। तो अभी उनको पैसा, मतलब सोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा उन्होंने कहाँ से लाया होगा और किसको दिया होगा। फिर अभी जिसको दिया है वहाँ से इनकम जनरेट होगी। तो क्या इनकम जनरेट होगी, तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, एसपीवी को लोन दिया है। मान लो एसपीवी ऐसा है कि उसने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। तो वो रीट क्या बोल रहा है, यार हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, एक काम करो ना यार, तुम बैंक को ब्याज दे, तो इससे बेहतर हमें ब्याज दो, घर का पैसा घर के अंदर तो रहेगा, ठीक है। आप बैंक को देते हो ना, तो बैंक की जगह आप एक काम करो, हम आपको देते हैं, आप जाके बैंक को क्या कर दो, रीपे कर दो। समझ में आ गया, ठीक है। और कितना सेफ लोन होगा, उसके पास वो जो रीट है उसके पास तो क्या होगा, कंपनी के शेयर्स भी हो गए, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सिक्योर्ड लोन, ओके। तो इसमें लिखा है इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, रेंटिंग, लीजिंग एनी रियल एस्टेट असेट। तो आपने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसमें से प्रॉपर्टी में से आपको रेंटल इनकम हुई होगी, ठीक है। सो ये सारी इनकम आपको पास ऑन करनी है, तो किसको पास ऑन करनी है, यूनिट होल्डर को। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, तो इंटरेस्ट, रेंटल, डिविडेंड। फिर समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A था, एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अदर इनकम। तो ये तीनों तो दोस्तों क्या होगी, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट दिया हुआ है, यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी। तो थोड़ा ऐसे दिख नहीं रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा होगा। डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तभी ही एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द 115BAA एसपीवी ने ऑप्ट किया है या नहीं। तो इफ एसपीवी ऑप्ट फॉर न्यू रिजिम देन टैक्सेबल, इफ नॉट देन एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर वेयर द एसपीवी। तो आप है ना रट्टा मत मारो कि उसने ऑप्ट किया इसने नहीं ऑप्ट किया। आप ऐसे समझो, देखो 115BAA ऑप्ट करता है तो हाई रेट की जगह लो रेट लगता है, समझ में आ गया। तो अभी कहाँ 35 और कहाँ 25, इफेक्टिव रेट की मैं बात कर रहा हूँ, सरचार्ज वगैरह ऐड करके। बेसिक तो 22 और 30 है, तो 30 प्लस सरचार्ज ऐड करके 35 हो गया, यहाँ 25 हो गया। तो डिफरेंशियल टैक्स कितना हो गया, 10% सरकार को कम मिला ना। तो वो बोले तुम लोगों ने डिविडेंड पे डिक्लेयर किया है, 25% ही दिया है, तो एक काम करो अभी यूनिट होल्डर से टैक्स लो। समझ में आ गया। तो कितना लो, तो 10% ले लो, जितना कम आ रहा था। ऐसा नहीं होता है, फिर वो जो टैक्स रेट जो इंडिविजुअल को या यूनिट होल्डर को एप्लीकेबल होगा वो हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर वेयर द एसपीवी ऑप्ट फॉर सेक्शन 115BAA। यहाँ पे देखो, लेकिन ये सारी जो इनकम है, ये इनकम ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ठीक है। और ये एमएमआर, ठीक है। एमएमआर मैंने बता दिया कैसे गिनना है। हाईएस्ट टैक्स रेट मतलब बेसिक टैक्स रेट जो 30 है, हाईएस्ट सरचार्ज का रेट एंड सेस का रेट, ये ऐड करोगे तो इतना मिल जाएगा 42.744%, ठीक है। वैसे ही आपको किसका करना है, रीट का करना है। तो रीट में सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रीट नहीं सॉरी इनविट, इनविट में आपको कितना ध्यान, इनविट में यही ध्यान रखना है दोस्तों कि इनविट को जो रेंटल इनकम मिली होगी ना, वो इनविट के हाथ में ही टैक्सेबल होगी एट एमएमआर। बाकी सब कुछ जो रीट जैसा ही है, समझ में आया। तो इनविट को जो रेंटल इनकम मिली वो उसके हाथ में क्या होगी, इनविट के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो ऑफ कोर्स अगर वो आगे पास ऑन करेगा तो वो पास ऑन करेगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो प्रपोर्शन में टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस आपको दिया हुआ है, सो यू कैन रीड द एनालिसिस 23 FC एंड FCA। तो वी हैव डिस्कस के FC इंटरेस्ट डिविडेंड वो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ रीट एंड इनविट। हावेवर इनविट को रेंटल इनकम होगा तो वो टैक्सेबल होगा। आगे पास ऑन करेंगे तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेंटल इनकम ऑफ इनविट, ओके। एंड रेंटल इनकम 20 क्लॉज 23 FCA वो किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, रीट के हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। सो ये एनालिसिस आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे डिविडेंड का एक स्पेसिफिक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ है इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अमेंडमेंट ये हुआ है कि डिविडेंड अगर एसपीवी को एसपीवी से मिला है, ठीक है, एंड कंपनी अदर देन एसपीवी से मिला है, तो क्या अगर एसपीवी से मिला होगा तो फिर उसके इसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान रखना।
अगर वो क्या करते हैं, ऑप्ट कर जाते हैं, 115BAA ऑप्ट कर जाते हैं, तो फिर उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर वो ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A business trust being a real estate investment trust REIT has issued the units to resident and non-resident investors. It also made the borrowing from a resident and the external commercial borrowing from non-resident which satisfy the condition of section 194 LC. ओके, तो ये एक्सटर्नल लिया हुआ है ECB, तो ECB होगा तो 5% TDS डिडक्ट करना होगा REIT को while making the payment of interest to non-resident. It has also acquired 100% control of SPV from the sponsors. Now sponsors मतलब ये शेयर होल्डर है, ध्यान से समझो। मतलब मैंने जब इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट किया तब मैंने दोस्तों आपको क्या बताया कि अगर मान लो कि रीट या इनविट को कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बनाना है किसके अंदर, SPV के अंदर, तो उसके लिए उसको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। पर उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनका क्या, तो वो लोगों को आपको अपने रीट के यूनिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। उसमें लिखा है डिविडेंड फ्रॉम SPV 100, इंटरेस्ट फ्रॉम SPV 50, रेंटल इनकम दे रखा है 700, LTCG ऑन प्रॉपर्टी 150, STCG MMR, बाकी सब कुछ रेट सेम है 100, ये 1100 रुपये मिला है। A resident investor gets the following income from business trust on 30th of April 2020. एक काम करिएगा, ठीक है, सही है सब कुछ। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट्स है 10 लाख रुपए, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बिजनेस ट्रस्ट। ये लोन जो है वो बिजनेस ट्रस्ट को दी है, तो फिर TDS आएगा अंडर सेक्शन 194 LBA नहीं 194A। 10% कोविड का मिलेगा, 7.5% हो जाएगा। ठीक है, अगर उस टाइम पे पेमेंट हुआ है तो। अ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर गेट्स द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, ये 20 लाख और 2 लाख दिया हुआ है। अभी आप बताओ कि जो रीट है और यूनिट होल्डर है उसके हाथ में क्या एग्जेम्प्ट होगा और क्या टैक्सेबल होगा। तो देखो रीट की अगर मैं बात करूँ, रीट का, तो ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, पर सर ये तो डिविडेंड है फ्रॉम SPV, तो ऐसा कहाँ लिखा है 115BAA ऑप्ट किया है, तो नहीं लिखा, तो हमें ये अज्यूम करना है कि उसने ऑप्ट किया होगा, या तो फिर क्वेश्चन में दिया है तो फिर बात अलग है। ये क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट, ये रेंटल इनकम एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कितना टैक्सेबल कितना होगा, तो ये देखो यहाँ पे टोटल कितना हुआ है 1100, इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 10 लाख ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये देखो ध्यान से समझिएगा, ये 50 है और ये 700 है और ये 100 है। ठीक है, तो उस केस में ये सेम प्रपोर्शन में हम उसको क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो उसको मिला कितना, 10 लाख है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इंटरेस्ट को टैक्सेबल करवाना है, देखोगे दोस्तों इंटरेस्ट टैक्सेबल, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट को अगर टैक्सेबल करवाना है, किसके हाथ में टैक्सेबल करवाना है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करवाना है, तो फिर क्या करूँगा, तो इस केस में मुझे पैसा मिला कितना, 10 लाख, उसमें से ये प्रपोर्शन देखो, ये ही प्रपोर्शन में होगा, तो उसमें इंटरेस्ट का प्रपोर्शन कितना है 50 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 1100, तो ये आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हो गया। ये 10 लाख मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूँ, रेंटल इनकम हुई है उनको 700 रुपये, तो ये रेंटल इनकम 700 डिवाइडेड बाय कितना करूँगा 1100 रुपये, और अगर ये हो गया मेरा रेंटल। और अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम पे क्या होगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना करूँगा, तो है कितना 100 डिवाइडेड बाय 1100, ये डिविडेंड का होगा। बट डिविडेंड तभी टैक्सेबल इफ SPV ऑप्ट फॉर 115BAA। ओके, ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, डिविडेंड ऑफ 100 करोड़ इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर वेयर सच SPV डज नॉट ऑप्ट फॉर 115BAA
otherwise it shall be taxable in the hands of unit holder while it shall still be exempt in the hands of business trust. इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो वो तो मैंने बताया सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है यूनिट ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में. इवन टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होता डायरेक्ट प्रोजेक्ट में. अगर उसने प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो 194I जो टीडीएस का है रेंटल इनकम में वो भी डिडक्ट नहीं होगा. ठीक है. एसपी विल नॉट डिडक्ट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड टू, लिखा मैंने बिजनेस ट्रस्ट. जब भी पेमेंट बिजनेस ट्रस्ट को होता है नो टीडीएस. ठीक है. रेंट फ्रॉम द कमर्शियल प्रॉपर्टी शैल एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रीट, उसमें भी कोई टीडीएस नहीं होगा. LTCG on sale of commercial property shall be taxable in the hands of business trust. STCG, MMR in the hands of resident unit holder. तो रेसिडेंट यूनिट होल्डर में वो 1 लाख रुपीज़ उसको रेंट इंटरेस्ट का इनकम मिला तो उस पर हम क्या करेंगे 10% TDS डिडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखो 10% किया हुआ है. अगर हम बात करें इंटरेस्ट का प्रपोर्शन, तो इंटरेस्ट का प्रपोर्शन है तो ये वाला प्रपोर्शन है इंटरेस्ट का. तो ये इंटरेस्ट वाले प्रपोर्शन के ऊपर जब भी ये बिजनेस ट्रस्ट मतलब रीट जब पेमेंट करेगा किसको, यूनिट होल्डर को, तो एक सेक्शन है 194 LBA, उसमें 10% TDS डिडक्ट करना है. कोविड की वजह से रिलैक्सेशन होगा तो 7.5, तो यहाँ पे देख सकते हो ये किया हुआ है. सी में भी वही है 10 लाख रेंटल इनकम की उन्होंने बात की है, तो अगेन 194 LBA के अंदर TDS आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है. ओके, सो ये ध्यान रखिएगा. अभी क्या हुआ, उसको मिला कितना है, उसको मिला यूनिट होल्डर को कितना मिला 10 लाख रुपए. आउट ऑफ 10 लाख रुपीज़ 45,454 इज अ इंटरेस्ट इनकम ऑन विच दैट पर्सन इज सपोज टू पे द टैक्स, मतलब यूनिट होल्डर. एंड 6,36,363 उसके ऊपर भी उन्हीं को टैक्स देना है, किसको, यूनिट होल्डर को. अभी बचा डिविडेंड. अभी मैंने क्या बताया वो बहुत सब्जेक्टिव है. क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था कि 115BAA ऑप्ट किया है या नहीं किया, इसलिए हमने क्या कर दिया, तो बोले एक काम करो, हमने ऐसा अजम्पशन किया कि ऑप्ट नहीं किया है. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा देखिए, तो इस केस में जो रिमेनिंग पोर्शन है, मान लो ऑप्ट नहीं किया होगा तो डिविडेंड एग्जाम, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे दिया है, ये रहा 3,18,183, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर. ठीक है. सो ये ध्यान रख. सो ये हो गया. सेम टू सेम आपको किसका करना है, इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट. ठीक है. नॉन रेसिडेंट के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो TDS का रेट होगा ना, इंटरेस्ट जो 2 लाख रुपए का दिया ना, उसमें 5% कटेगा. ठीक है. बाकी सब कुछ सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है दोस्तों. सो अमेंडमेंट तो छोटा ही अमेंडमेंट था, वो 115BAA और वो लिस्टेड नॉन लिस्टेड दोनों को बेनिफिट मिलता है. पहले लिस्टेड को ही मिलता था बेनिफिट, अभी लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो दोनों को ही क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. ठीक है. सो ये ध्यान रखना. और दूसरा अमेंडमेंट जो 115BAA ऑप्ट किया है नहीं किया है वो वाला अमेंडमेंट है. ठीक है. ओके. सो इसी के साथ ये बिजनेस ट्रस्ट वाला असेसमेंट क्या होता है, ख़त्म. अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट. उसके बाद हमें देखना है चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो अमेंडमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम फाइनेंस एक्ट 2020. सो मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो ये है क्या सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, तो पहले हम इसको समझते हैं. ठीक है. सो मतलब क्या कि लाइक जो भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का है, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड का कोई पोर्टफोलियो है. ओके. उन्होंने अलग अलग कंपनी के अंदर मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है. ए कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, देन सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ऐसे अलग अलग जगह पे उन्होंने पैसा क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है. मान लीजिए कि इसके अंदर 2000 करोड़ किया है, इसने 3000 किया है, इसमें 4000 करोड़ किया है. ओके. एंड इसके अंदर मान लीजिए इन्होंने 4000 करोड़ का किया है. सो टोटल उनका कितने का पोर्टफोलियो हो गया, तो ये हो गया 13,000 करोड़ का. ठीक है. सो अभी हुआ क्या, जैसे ही मतलब ये म्यूचुअल फंड के जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको तो पता होगा कि उन्होंने मतलब जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है. ठीक है. तो अभी हुआ क्या कि मार्केट के अंदर ऐसा न्यूज़ है कि डी लिमिटेड
नहीं, ये जो भी डेट फंड यूज़ किया है या तो फिर जो भी उनके ऊपर कोई एलिगेशन किसी और ने प्लेस किया है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा फ्रॉड बाहर आया है, ठीक है। किसका फ्रॉड बाहर आया है? डी लिमिटेड का। तो ये मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है, सर्कुलेट हो रही है ये सारी न्यूज़। तो यूनिट होल्डर को पता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसने तो डी लिमिटेड को काफ़ी पैसा दिया हुआ है। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इसके यूनिट्स से उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मान लो कि यूनिट को सेल करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये पोर्टफोलियो का जो नेट एनुअल वैल्यू होगा, मतलब जो एनएवी होगा म्यूचुअल फंड यूनिट्स के, वो भी तो कम होने लगेंगे। तो मान लो कि अगर हम 100 रुपये का यूनिट है, तो अगर आप इतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट करोगे कि डी लिमिटेड के अंदर पैसा डूब जाएगा, ऐसा करके सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इसका प्राइस 70 रुपीज़ भी हो जाए, ठीक है। सो अभी होगा क्या कि ये जो म्यूचुअल फंड है, अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सेबी को जाके कन्विंस किया। मान लीजिए कि उन्होंने सेबी के पास गए, वो लोग सेबी को जाके ऐसा कहा कि नो डाउट हमारे 4000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ ऐसी एसेट्स भी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, 4000, 3000 एंड 2000, ठीक है। सो मतलब बाकी का जो फंड है 9000 करोड़ का जो बाकी का फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। 4000 करोड़ के अंदर ही क्या है, प्रॉब्लम है। तो 9000 करोड़ का फंड तो हमारा अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है। तो फिर उस केस में जो फंड मैनेजर था उन्होंने कहा, सेबी को कन्विंस किया, और सेबी ने एक स्पेसिफिक केस में अलाउ किया हुआ है कि जब भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड जो होता है उसके जो भी पोर्टफोलियो के अंदर जो बैड असेट्स हैं, या तो बैड असेट्स या तो जो असेट्स क्या हो चुकी है, डाउनग्रेड हो चुकी है। अब ये डाउनग्रेड के लिए भी रेटिंग करवाना होता है, ठीक है, और रेटिंग के अंदर डी आना चाहिए। अभी इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है, वो बाद में कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो उसके म्यूचुअल फंड के जो बैड एसेट्स हैं और गुड एसेट्स हैं, ठीक है, तो बैड एसेट्स हैं और गुड एसेट्स हैं, उसको सेग्रीगेट कर देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का फंड है, तो 10,000 करोड़ का फंड है, उसमें 3,000 करोड़ रुपए के बैड फंड है, उसमें भी 25% से ज़्यादा रेशियो होना चाहिए, तो ही उसको बैड फंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये है सर्कुलर के अंदर सेबी के। तो यहाँ पे 3,000 करोड़ का बैड फंड है और बाकी का 7,000 करोड़ का गुड फंड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये 7,000 करोड़ तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो इस केस में हम एक काम करते हैं, ये 7,000 करोड़ को हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू करने देते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये 3,000 करोड़ जो बैड फंड था उसका जो न्यूज़ होता है वो मार्केट में इतना जल्दी डिस्काउंट होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो गुड फंड है उस पर भी उसकी इम्पैक्ट आए। तो सेबी वाला क्या करेगा, तो सेबी वाले ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वी विल लॉन्च द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम बट नॉट फॉर द ऑल, ठीक है। ये स्पेसिफिक रूट से आपको जाना पड़ेगा जिसमें 25% या फिर उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका बैड फंड होना चाहिए, और उसके यूनिट्स अलग से अलोकेट होंगे। क्या होंगे, उसके यूनिट्स अलग से अलोकेट होंगे, ओके। सो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लो कि किसी ने 25,000 यूनिट्स लिए थे, क्या लिए थे, 25,000 यूनिट्स लिए थे। तो 25,000 यूनिट्स में मान लो कितना फंड बैड फंड हो गया, तो 30% हो गया। तो 25 में से 30% 7,500 आपका बैड फंड की यूनिट्स मानेंगे, और बाकी का 17,500 है उसको हम गुड मानेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको सेग्रीगेट करके दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेशन कैपिटल गेन का भी इन द हैंड्स ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्डर उसी तरह से करना है। सो देखो लिखा हुआ है, द फॉलोइंग सेक्शंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। The cost of acquisition of unit or units in the segregated portfolio shall be the amount which bears to the cost of acquisition of a unit held by the assessee in total portfolio in the same proportion as the net asset value of the asset transferred। तो मान लो कि ये 2500 यूनिट थे, वो आपने 10 रुपये के यूनिट के भाव से 2.5 लाख रुपए में लिए थे। तो सिंपल है ना दोस्तों, ये 2.5 लाख में से 30% इसमें चला जाएगा, बाकी का 70% इसमें आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। टू द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बेयर्स टू द नेट एसेट वैल्यू, मतलब एनएवी की बात करें वो, ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इमीडिएटली बिफोर द सेग्रीगेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सेक्शन 49(2)(h), द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इन द मेन पोर्टफोलियो। तो मेन पोर्टफोलियो मतलब जो अभी बाकी के पोर्टफोलियो में आपके यूनिट्स बचे वो,
The cost of acquisition of the original units held by the unit holder in the main portfolio shall be deemed to have been reduced by the amount so arrived at the under subsection 2A(G). ठीक है, बस पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कहाँ से काउंट करना है, तो वो तो ओरिजिनल पोर्टफोलियो से ही आपको काउंट करना है ना, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर हम थोड़ी ना सेग्रीगेशन होने के बाद से हम काउंट करेंगे। सो बस इतना अमेंडमेंट था इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, फेसलेस असेसमेंट, DRP एंड एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अमालगमेशन एंड टैक्स इम्प्लीकेशन देखते हैं अभी पेज नंबर 60 पे। अमेंडमेंट रिलेटिंग टू स्टार्टअप्स हो गया, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड यूनिट होल्डर हो गया, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, डिविडेंड वाला पार्ट हो गया, टैक्सेशन ऑफ परक्विजिट। ओके चलिए अभी हम करते हैं पेज नंबर 60। नाउ अमालगमेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, तो क्या है टैक्स इम्प्लीकेशन इसका, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है कि लाइक जैसे आपने बैंकिंग अमालगमेशन सुना होगा, ठीक है। सो बैंकिंग अमालगमेशन में क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक के अंदर क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो काफ़ी छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन थोड़ा 1-2 पेज तक दिया हुआ है, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं और ना ही एग्ज़ाम में आएगा। तभी क्या होता है कि बैंकिंग अमालगमेशन होता है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या होता है कि सेक्शन 21B जो इनकम टैक्स एक्ट का है, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 21B जो है उसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, ध्यान से सुनना, उसकी कंडीशन अगर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई होती है, तो ही अमालगमेशन के ऊपर हम कोई टैक्स लेते नहीं हैं। तो आपको नॉर्मल सेशन में सिखाया गया है कि सेक्शन 21B किसका है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट किया और एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया हुआ है? रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड किया हुआ है कि इन केस अगर बैंकिंग अमालगमेशन वाला केस होगा और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पे या डायरेक्शन के बेसिस पे अमालगमेशन हुआ होगा किसी और बैंक का किसी और बैंक के साथ, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर इवन इफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 21B इज नॉट सेटिस्फाइड। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है। अभी लक्ष्मी विलास बैंक जो था, मतलब उनके जो शेयर होल्डर है, मान लो इनके जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब इस बैंक के क्या है, शेयर्स हैं। अभी सेक्शन 45 सब सेक्शन 7 ये RBI का सेक्शन है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए लक्ष्मी विलास बैंक को, मान लीजिए फोर्सफुली, DCB बैंक एशिया की बैंक है, ठीक है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है, तो DCB बैंक के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक को DCB बैंक के अंदर मर्ज कर दिया, ओके। और लक्ष्मी विलास बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे उनकी जो शेयर प्राइस थी उसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि सेक्शन 21B जो अमालगमेशन का है उसमें तो क्या लिखा हुआ है, तो उसमें तो ऐसा लिखा है कि जो अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स होल्डर होते हैं उनको अमालगमेटेड कंपनी मतलब DCB बैंक के अंदर शेयर्स देने पड़ेंगे, बट DCB बैंक ने देने से ना बोल दिया, तो इसकी जो शेयर प्राइस थी उसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया, मतलब इट इज़ द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अभी होगा क्या कि सेक्शन 21B की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई दोस्तों, तो इस केस में ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको जो भी कैपिटल असेट उसने ट्रांसफ़र की उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये एक बात थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो हमने फोर्सफुली किया बाय एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 7 ऑफ द RBI एक्ट, ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेशल कंपल्सिव नेचर का अमालगमेशन होता है इन केस ऑफ द बैंकिंग,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेक्शन 2(1)B की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल हो गई है ऐसा मान के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भाई बस वही बोल दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Section 72AA carry forward and set off of accumulated loss and unabsorbed depreciation allowance in scheme of amalgamation in certain cases। तो आप लिख सकते हो certain cases में कौन सा केस है, बैंकिंग कंपनी। तो इसमें लिखा है notwithstanding anything contained in sub clause 1 to 3 of section 2(1)B or section 72A where there has been amalgamation of a banking company with any other banking company under the scheme sanctions and brought into force by the central government under section 45 subsection 7 of the Banking Regulation Act. Corresponding new bank with any other corresponding new bank under the scheme brought forward into force by the central government under section 9 of the Banking Companies Act, or the government company or carrying on a general insurance business with any other government company। मतलब ये इंश्योरेंस सेक्टर को उन्होंने ला दिया, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी ला दिया, ओके। The accumulated loss and unabsorbed depreciation of such amalgamating banking company, okay, deemed to be the loss or as the case of the allowance or for depreciation of amalgamated company in the previous year in which the scheme of amalgamation take place, and the other provisions of this act relating to the set off and carry forward of loss and allowance for depreciation shall apply accordingly। यहाँ पे explanation दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में अक्यूमुलेटेड लॉस किसको कहा जाता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, बैंकिंग कंपनी। तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी एक्सप्लेनेशन दिया है। एनालिसिस आप होमवर्क में कर लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 7 जो आरबीआई का एक स्पेसिफिक सेक्शन है, अगर उसको एक्सरसाइज करके गवर्नमेंट ने ये पावर्स यूज़ करके किसी बैंक का दूसरी बैंक के साथ कोई फोर्सफुल क्या किया हुआ है, अमालगमेशन किया हुआ है, तो ये कंडीशन हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़े टाइम के लिए कैमरा फ्रीज हो गया था, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि लाइक इन केस ऑफ द अमालगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी और सेक्शन 45 सबसेक्शन 7 के मुताबिक अगर अमालगमेशन फोर्सफुली होगा विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 clause 1B, देन इट इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इन द हैंड्स ऑफ द अमालगमेटेड बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो उस केस में वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जो हमने नॉर्मल केस में देखा हुआ है कि अगर सेक्शन 2(1)B की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो एंड 72A की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो फिर उस केस में वो पर्टिकुलर इनकम जो होती है, मतलब जो लॉस वगैरह होता है, वो अमालगमेटेड कंपनी सेट ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। उसके बाद चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, पेज नंबर 92, ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है। उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। सो देखिएगा पेज नंबर 92 चैप्टर नंबर 21 चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। सो अभी इसको पहले हम समझते हैं कि लाइक क्या इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। सो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 12AA एंड है सेक्शन 10 क्लॉज 23C, ठीक है। ये दो सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट को क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। ऐसे अमेंडमेंट काफ़ी छोटा दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन 10 क्लॉज 23C एंड सेक्शन 12A ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। दो अमेंडमेंट है इस चैप्टर के अंदर जो हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने क्या किया, तो अभी क्या होता है कि कुछ ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल हॉस्पिटल्स जो होती है, जो ट्रस्ट की होती है, वो लोग सेक्शन 23C के अंदर भी बेनिफिट लेते हैं एंड 12AA में भी ले सकते हैं, ठीक है। सो उनके पास दोनों का लाइसेंस होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है, ठीक है। मतलब अभी देखो सेक्शन 12AA के अंदर जो लाइसेंस इश्यू करता है वो कौन करता है, तो वो CIT करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर जो लाइसेंस इश्यू करता है, इस सेक्शन के अंदर जो लाइसेंस इश्यू करता है, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उसको इश्यू करता है, तो उसको इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही लाइसेंस है, आपके पास दोनों ही लाइसेंस है, ठीक है।
तो आप दोनों में तो एग्जम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि 12AA में भी लिखा हुआ है कि अगर आप 10 क्लॉज 23C में ले रहे हो तो आप 12AA में नहीं ले सकते हो, ठीक है। या तो इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में ऐसा आपने देखा ही होगा कि अगर आपने किसी और सेक्शन में एग्जम्पशन ले लिया है तो आप इसमें नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो अभी होता था क्या कि कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं कि जो लोग 12AA का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते वो 10 क्लॉज 23C में शिफ्ट हो जाते हैं। जो लोग 10 क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 23C का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते वो 12AA में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो इस तरह से शिफ्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कभी 12AA में ले लिया, कभी 10 क्लॉज 23C में ले लिया। तो अभी होता क्या है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी एक काम करो, आप फिक्स कर दो कि आप कौन से सेक्शन में रहना चाहते हो। अगर आप 12AA में लेना चाहते हो तो आपका लाइसेंस जो 10 क्लॉज 23C का है वो हम इनऑपरेटिव कर देंगे, ठीक है, उसमें हम आपको कोई बेनिफिट देंगे नहीं। अगर आप 10 क्लॉज 23C में रहना चाहते हो तो 12AA का लाइसेंस इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि पहले आप फिक्स कर दो कि आप कौन से सेक्शन में रहना चाहते हो, उसके बेसिस में हम आपको क्या देंगे, एग्जम्पशन देंगे। तो ये था अमेंडमेंट नंबर 1, ठीक है। तो अगर आप 12AA में हो तो आपको 12AA में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है The following explanation has been added by the Finance Act 2017 to Section 11 subsection 1 and the same has been amended by Finance Act 2020. Explanation: any amount credited or paid out of the income derived from property held under trust to any other trust or institution registered under Section 12AA or under 10 clause 23C 4, 5, 6, 7A 6A being the contribution with the specific direction that shall form part of the corpus of the trust or institution shall not be treated as an application of income for charitable or religious purpose. एक्चुअली ये जो हमने किया वो बाद में आएगा, ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमने किया ये लाइन जो है वो अलग है। तो मैं देखिएगा सब लोग, सेकेंड अमेंडमेंट तो वो क्या है, मान लीजिए कि एक ट्रस्ट है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रस्ट ए और यहाँ पे है ट्रस्ट एक्स, ठीक है। इसके पास सेक्शन 12AA का लाइसेंस है, इसके पास भी 12AA का लाइसेंस है, ठीक है। अभी हुआ क्या दोस्तों, मान लीजिए कि इस ट्रस्ट के पास 100 करोड़ रुपए का इनकम है, मतलब 100 करोड़ रुपए का डोनेशन उसके पास आया है, 15% का एडहॉक डिडक्शन मिलता है तो 15 करोड़, तो बैलेंस 85 करोड़ हो गया। तो अभी होता क्या है कि ये जो ट्रस्ट है ना वो इसने इसको डोनेशन दे दिया, मान लो कितने करोड़ का दे दिया, 80 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, ठीक है। और डोनेशन को क्या नाम दे दिया, कॉर्पस। क्या नाम दे दिया, कॉर्पस। सो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो टैक्स अवॉइडेंस वाला केस हो गया। मतलब इसने ये जो एप्लीकेशन किया, आपको भी पता है कि ट्रस्ट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है, तो इन्होंने ये जो 85 करोड़ रुपीज़ का एप्लीकेशन, 80 करोड़ रुपीज़ का जो एप्लीकेशन किया, जो किसी और ट्रस्ट ने कॉर्पस डोनेशन के तौर पे, आपको भी पता है कि कॉर्पस होता है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट एक्स, उसकी इनकम में कंसिडर ही नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ध्यान से सुनिएगा, अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम में अगर कोई एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को एज अ कॉर्पस डोनेशन देती है, देन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये उन्होंने लिख लिया अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या है कि अगर एक ट्रस्ट ए ने दूसरे ट्रस्ट को एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रस्ट बी, देन इन दैट केस दैट अमाउंट विच इज applicated by the trust A shall not be considered as an application of income. Understood? तो ये ध्यान रखना। तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, तो ये 80 करोड़ रुपीज़ यहाँ से लेस होगा नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो 12AA के लिए था, तो सेम टू सेम 10 क्लॉज 23C के लिए भी है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 1023C वाला है, यहाँ पे भी 10 क्लॉज 23C वाला है, क्लॉज मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो इनको भी ये हमने बोल दिया कि आप भी किसी और ट्रस्ट को या किसी और हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको आप क्या कर सकते हो, डोनेशन दोगे, तो वो उसके लिए एज अ कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो उसके लिए एज अ कॉर्पस डोनेशन होगा देन इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे दिया हुआ है अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2017 एंड फाइनेंस एक्ट 2020। तो अभी है ना छोटा सा चीज़ आप ध्यान रखना, 17 में उन्होंने ये अमेंडमेंट किया कि 12AA वाले ट्रस्ट
फाइनेंस एक्ट में उन्होंने कर दिया 12AA एज वेल एज 10 क्लॉज 23C वाले भी आ गए, ठीक है। तो इसमें लिखा है द फाइनेंस एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट इफ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट or institution pay out of the income derived from the property held under trust any sums or any other trust or institution registered under section 12AA or section 10 clause 23C being contributed with the specific direction that it shall form part of the corpus of the trust or institution, then such corpus donation shall not be treated as an application of income for charitable or religious purpose. The above amendment has been made to nullify the following tax planning. तो अभी क्या है कि उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन ला दिया कि जो लोग एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं, तो मान लो मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा है 85 करोड़ रुपीज़ मेरे पास एप्लीकेशन के लिए पैसा पड़ा है, 85 में से मैंने 20 करोड़ रुपीज़ ही खर्च किया, तो 65 करोड़ अभी भी पड़ा है। तो इसके ऊपर टैक्स को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, किसी और ट्रस्ट को 65 करोड़ का डोनेशन दे दूंगा और फिर मैं ऐसा क्लेम करूँगा कि ये तो कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। तो एक तरफ आप एग्जम्पशन भी ले लोगे और दूसरी तरफ आप टैक्स भी नहीं पे करोगे, ठीक है। सो ये वाला एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है प्रायर टू फाइनेंस एक्ट, पढ़िएगा। फाइनेंस एक्ट 2020 ओनली द डोनेशन मेड टू ट्रस्ट अंडर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA वर नॉट ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ द डोनेशन वर मेड विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब सिर्फ 12AA और 12AA वाले ही थे, बट अभी उन्होंने बोल दिया 1023C। अगर 1023C ने सामने किसी और को डोनेशन दिया होगा एज अ कॉर्पस, तो उसको भी हम एप्लीकेशन ट्रीट नहीं करेंगे। दैट दे आर टूवर्ड्स द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, हाउएवर द डोनेशन मेड टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23C with a specific direction that they are towards the corpus of the institution were treated as an application of income. In simple words, prior to Finance Act 2020, the corpus donation to trust registered under section 12AA were not treated as an application of income, but corpus donation to institution under section 10 clause 23C was treated as an application of income. Now Finance Act 2020 ने ये privilege उनसे छीन लिया है। तो इसमें लिखा है डोनेशन मेड बाय ट्रस्ट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे आर टुवर्ड्स द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ सच कॉर्पस डोनेशन आर मेड टू, किसी ट्रस्ट को दिया या तो फिर किसी इंस्टीट्यूशन को दिया, ठीक है। दोनों ही केस में वाइस वर्सा है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अमेंडमेंट था जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नाउ सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसमें अमेंडमेंट ये वाला पार्ट हुआ है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, बट यहाँ पे सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 पूरा रिप्रोड्यूस किया है, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे एक बार सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं वो स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लेता हूँ। तो आपके पास जो डोनेशन आया प्लस आपकी जो इनकम होगी, ठीक है, उसमें से हम 15% का क्या करेंगे, अक्यूमुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी 15% का अक्यूमुलेशन करने के बाद ये पैसा आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। किस में इन्वेस्ट करना है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी पहले ये 15% अक्यूमुलेशन करने के बाद जो भी पैसा आता है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में डाल देना है, ठीक है। सो वो सारे फंड्स जो हैं वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में बताए गए कि आपको कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की गई है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात की है, ठीक है। ये वाला पार्ट उन्होंने इंसर्ट किया है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 द इक्विटी शेयर कैपिटल बॉन्ड एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी विच इज़ एंगेज इन द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट सिस्टम और द डिजिटल। तो आपने सुना होगा NPCI का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये जो गूगल पे और फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। तो अगर उसके शेयर्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट केस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 11 सबसेक्शन 5। बस ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना।
ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था कि आप पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि वो फंसने का हमें डर रहता है। क्या फंसने का डर रहता है कि अगर हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और पैसा फंस गया तो, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। नाउ ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ऐसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कैश में पेमेंट करेगी तो उनको भी डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सिर्फ एक बार वंस गो थ्रू कर लीजिएगा आप। नाउ इसमें लिखा है, ये ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 11 सब सेक्शन 7। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने बताया था ना आपको, वो है कि अगर ट्रस्ट सेक्शन 12AA का बेनिफिट ले रही है तो वो सेक्शन 10 में जो भी एग्जम्पशन मिलते हैं ना, वो सारे एग्जम्पशन वो क्लेम नहीं कर सकती एक्सेप्ट 10 क्लॉज 1 जो एग्रीकल्चर इनकम का है। तो अगर कोई ट्रस्ट सेक्शन 12AA के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर रही है तो उसको सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 में। उसके अलावा जो सारा पूरा सेक्शन 10 है उसका हम कोई भी बेनिफिट उनको देंगे नहीं, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा और समझ लीजिएगा, अंडरस्टूड। सो सेक्शन 10 exemption under section 10 not available except under section 10(1) and 10 clause 23C. Whether trust or institution has been granted a registration under section 12AA and the said registration is in force for any previous year, then nothing contained in section 10 other than section 10 clause 1, 1023C and 1046 shall operate to exclude the any income derived from the property held under trust from the total income of the person recipient thereof for that previous year. अभी ध्यान से पढ़ना, ये वाला पार्ट अमेंडेड है। Provided that such registration shall become inoperative from the date on which the trust or institution is approved under section 1023C or is notified under section 10 clause 46 as the case may be or on 1st June 2020 whichever is later. Provided further that trust or institution whose registration has become inoperative under the first proviso may apply to get registration operative under section 12AA, subject to the condition that on doing so, the approval under 1023C or the notification under 1046, as the case may be, to such trust or institution shall cease to have effect from the date on which the said registration become operative and thereafter it shall not entitle the exemption under the respective clauses. ठीक है, मतलब उसके बाद आपको एग्जाम्शन हम देंगे नहीं। तो एनालिसिस दोस्तों आप होमवर्क कर लेना, इसका एक नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखिएगा, ये रहा इलस्ट्रेशन। तो इसमें लिखा है रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 1 डिराइव द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ऑफ 5 करोड़, द ब्रेकअप ऑफ विच इज़ एज अंडर। तो इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सर्टिफिकेट 450 लाख, डोनेशन आपको मिला 50 लाख का। The trust has also agriculture income of 10 lakh and trust has applied 40 lakh on religious and charitable purpose in India, ठीक है। The income of the trust, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं, देखिएगा सब लोग। 450 आपका इनकम है प्लस 50 का आपको डोनेशन मिला, टोटल कितना हो गया 500। उसमें 15% हम क्या करेंगे, अक्यूमुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 75, तो ये हो गया कितना 425, ठीक है। तो ये जो 425 है इसमें से हम ये डोनेशन जो ये एप्लीकेशन हुआ 40 लाख का, वो हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ से 40 लाख हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, सिंपल था काफ़ी। नाउ रीज़न ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 7, तो इसको आपको होमवर्क करना है। क्या रीज़न था वो मैंने आपको समझा दिया। रीज़न क्या है दोस्तों, जो लोग सेक्शन 12AA का लाइसेंस रखते हैं, अगर मान लो 12AA की कंडीशंस कहीं किसी ईयर में सेटिस्फाई नहीं होती तो वो लोग 10 क्लॉज 23C में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जिनका 10 क्लॉज 23C में नहीं सेटिस्फाइड होता है वो वापस से 12AA में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आप किसी एक सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। ईदर आप 12AA में रहिए या 1023C में रहिए, ठीक है। उसके अलावा हम आपको और बेनिफिट नहीं दे सकते क्योंकि इट बिकम्स द अवॉइडेंस ऑफ अ टैक्स, इसकी वजह से। सो
ये रीज़न आप पढ़ लीजिएगा, ये एनालिसिस भी आपको खुद ही पढ़ना है, होमवर्क। ओके, ये देखो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंगली वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA is also approved and notified under 10 clause 23C आएगा, 46 the registration under 12AA shall be deemed to be inoperative from the date on which so approved। मतलब जिस दिन आपने 10 clause 23C में लाइसेंस लिया और अगर आपके पास ऑलरेडी 12AA का लाइसेंस है तो वो 12AA वाला कैंसिल नहीं होगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। shall be inoperative on a date on which it is so approved or notified or from the 1st June 2020 whichever is later। However, where such trust or institution it wish to apply for the get registration operative under section 12AA, मतलब अभी उनको 12AA का ऑपरेशन चाहिए, in that case the approval of 10 clause 23C or notification under 1046 shall cease to have effect from the date of registration under section 12AA becomes operative and thereafter it shall not entitle to claim exemption। तो एक बार अगर आप 12AA में आ गए तो फिर उस केस में 1023C में आप नहीं जा सकते। बट क्या सर, एक साल के लिए, क्या पूरे लाइफ टाइम के लिए? तो यहाँ पे लिखा है पूरे लाइफ टाइम के लिए आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे केस दे रखा है आपको। केस नंबर 1, अ चैरिटेबल ट्रस्ट होल्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA एज वेल एज इट इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 1023C एज ऑन 1 जून 2020। तो क्या होगा, 12AA क्या होगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से डेट से? तो 1 जून 2020 से। फिर क्या, अ चैरिटेबल ट्रस्ट होल्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA एज ऑन 1 जून 2020 एंड इज सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड अंडर सेक्शन। तो इस दिन 12AA इनऑपरेटिव होगा, बट कौन से डेट से? 1 जून से नहीं होगा, बट कौन से दिन से होगा? 1 अक्टूबर 2020। ये रहा आंसर, सिंपल। पर अगर मान लो नेक्स्ट ईयर में जाके वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें 1023C में से बाहर निकल के 12AA में वापस आना है, तो इन दैट केस वंस यू आर इन दी 12AA देन 1023C के दरवाजे आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएंगे। तो आप 10 के अंदर कोई भी एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते एक्सेप्ट जो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में दे रखा है, जो एग्रीकल्चर इनकम की बात करता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे की नोट्स भी आपको दे रखी है। एनोनिमस डोनेशन, तो अभी ध्यान से सुनिएगा। एनोनिमस डोनेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई डोनेशन आपको रिसीव हुआ है जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर इज़ नॉट अवेलेबल। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 115 BBC, उसके अंदर ये होता है कि जो भी आपको टोटल डोनेशन मिला है उसका 5% आपको करना है और ₹1 लाख विच एवर इज़ हायर होगा उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये आपको डिडक्शन मिल गया। एंड बाकी का जो बैलेंस होगा ना दोस्तों, वो बैलेंस कितने % से टैक्सेबल होगा? तो 30% से क्या होगा? टैक्सेबल, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड। अभी ना कुछ जगह पे, मैं तो सिर्फ मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू बता रहा हूँ, कुछ जगह पे क्या होता है कि ये जो एनोनिमस डोनेशन है, जो ये 5% का डिडक्शन दिया, तो ये 5% ये बैलेंस